नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम राज्यों की विकासात्मक खबरें आपके साथ इस मंच से करें साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं वंदे भारत में सबसे पहले टॉप लाइंस का। तो किस तरह से महिला आरक्षण पर इस वक्त अगर बात करें हम दक्षिण की, तो वहां पर घमासान मचा हुआ है। क्या है ये रार, क्या है पूरा मसला, आपको समझाएंगे वंदे भारत में। और कैसे मिशन विद्यांजलि बच्चों का जो भविष्य है उसको संवार रहा है, निखार रहा है। और कभी किसी वक्त अगर बात की जाए बालाघाट की, तो ये मध्य प्रदेश का वो इलाका रहा जहां पर नक्सलवाद से ये सबसे ज्यादा प्रभावित था। अब कैसे ये मिशन विद्यांजलि तकदीर और तस्वीर बदल रहा है, इस पर भी करेंगे बातचीत। फिर कैसे जब पानी खारा हो लेकिन अगर जो मुनाफा है वो मीठा हो, ये खबर किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है एक राज्य का, इस पर भी करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला आरक्षण से जुड़ी। तो देश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा अहम संशोधन बिल पास न हो पाया और अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। इसी के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को ये आड़े हाथों लिया, कहते हुए कि ये भ्रम फैला रहे हैं और ये जो नैरेटिव है इस पर ये करारा हमला बोला गया है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब सड़कों पर उतर आई है। बेंगलुरु में बीजेपी महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे, वकील कुमारी मंजुला और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर SG सुशीलम्मा शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने महिला विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद या महिलाओं के अधिकारों पर सवाल है या कांग्रेस की साजिश है जैसे नारे लगाए। महिला रिजर्वेशन बिल, इसमें एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हो रही है, जनगणना में दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेंगी और उत्तर भारत दक्षिण भारत के साथ अन्याय करेगा। इस तरह दंगे भड़काने की एक सोची समझी साजिश इंडी गठबंधन कर रहा है। इसे मौका नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण देना हमारे लिए लाभदायक है और इसे प्राप्त करना भी हमारे लिए फायदेमंद है। इससे दक्षिण भारत को लाभ है। दक्षिण और उत्तर भारत में बांटकर राज करने के लिए एक व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत आज इस बिल को हराया गया। दरअसल महिला आरक्षण से जुड़ा यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है, लेकिन यह बिल लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया और गिर गया। इसके बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है और परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम करने की साजिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं। बिल पास क्या हुआ था 2023 में पास हुआ कि 2026 के डिलिमिटेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कास्ट सेंसस की वजह से उसमें समय लग रहा है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होगी और डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है उसके लिए भी उनको पार्लियामेंट से ही अनुमति लेनी होगी। तो वेयर इज द फियर? कांग्रेस ने कुछ अपने जमाने में गलत किया होगा तो किया होगा। हम विश्वास दिलाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कोई गलती नहीं करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देश में काला अध्याय लाने वाले हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस पार्टी ने 100 बार सरकारें संविधान की धारा के तहत गिराई हो, देश में इमरजेंसी लगाई हो, संविधान की आत्मा को निकालने का काम इंदिरा जी ने करके एक नया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बना दिया, जिन्होंने काला अध्याय इमरजेंसी का लिखा,
आज वो ज्ञान देने बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब जब कांग्रेस के पास ये बात आई है, उन्होंने हमेशा इस महिला रिजर्वेशन का विरोध किया है। जब 2010 में भी कांग्रेस द्वारा ये लाया गया, उसके बाद भी 2014 तक उनकी सरकार थी, दोबारा उन्होंने लाने की पार्लियामेंट में इसको हिम्मत नहीं करी। यानी लगातार वो इसको उस वक्त जब उनकी सरकार थी यूपीए की, तब भी वो टालते रहे और आज भी वो इसको दूसरा नाम देकर, डिलिमिटेशन का नाम देकर इसको इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है और जब मौका मिला तब उसने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को लागू करने में देरी कर रही है और इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रही है। यानी महिला आरक्षण अब सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगर बात की जाए कर्नाटका की, तो यहाँ पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। इसी पर बातचीत करने के लिए ज्योति इस वक्त बेंगलुरु से मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ज्योति, अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में किस तरह से जो कांग्रेस का फेक नैरेटिव है उसे ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है भाजपा? आंचल जी, जब से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार बहुत प्रयास किए, कोशिश किए उसे लागू करने के लिए, कांग्रेस और सहित विपक्ष को मनाने के लिए, लेकिन जब वक्त आया लोकसभा में उन्हें पारित करने के लिए, कांग्रेस, समाजवादी पक्ष या टीएमसी सब लोग से डिफीट की। तो इसी वास्ते लेकर यहाँ पे कर्नाटका में कांग्रेस की जो फेक नैरेटिव है उसके खिलाफ कर्नाटका की जो महिला लीडर्स है और महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो सब कांग्रेस के खिलाफ वहां पे नारेबाजी लगाए। कांग्रेस जो फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार के खिलाफ, आप डीलिमिटेशन के बाद दक्षिण भारत को अन्याय होगा इसी डीलिमिटेशन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा की एमपी, ना ही अनुराग सिंह ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने भी लोकसभा में इसे पूरे मुद्दे उन्होंने विद एविडेंस उन्होंने कहा था कि कुछ भी सीटों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ही अनुराग ठाकुर जी ने भी चार्ट दिखाकर कैसे, अभी अगर कर्नाटका की एग्जांपल लिए, अभी 28 सीट्स है, वो 40+ हो जाएगा आफ्टर डीलिमिटेशन। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सबका जो सीटें है डीलिमिटेशन के बाद बड़ा होगा, ना ही कुछ कम नहीं होगा। तो इसके बाद भी कांग्रेस का एक फेक नैरेटिव है। वो लोग यही कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हमारी कोई तकरार नहीं है, लेकिन जो डीलिमिटेशन है उससे तकरार है। लेकिन अगर आपको पक्का सबूत दे रहे हैं, इतना मतलब सब कुछ साइंटिफिक डेटा शो कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस उसी पे अड़े है। ना ही कांग्रेस, समाजवादी और टीएमसी इसी को रट्टा लगा कर रखे हैं। तो इसी मामले को लेकर देश भर भाजपा कैसे कांग्रेस पे एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उसको उसे मुताबिक उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट भी किए। ना ही केवल भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं थे, पद्मश्री अवार्डी सुशीलम्मा भी थी, जो लोग पहले एक साइन कलेक्शन कैंपेन में भी वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ा था। तो सब लोग यही कह रहे, देखिए 33% या अभी महिला हर क्षेत्र में है। अभी पॉलिटिकल में, राजनीति में भी आए तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ती है, कैसे महिलाओं को प्रमुख धारा में लाते, ऐसे करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बहुत प्रयास किए थे। जब जब भी कांग्रेस के हाथ में ये मौका आया बिल को पास करने के लिए, जब भी मौका आया कांग्रेस ने इसे हाथ से गवा दिया। लेकिन अभी उस सुवर्णावकाश बीजेपी के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस या टीएमसी हो या समाजवादी हो, कोई भी इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उतना आसक्ति नहीं दिखाया। और बिल्कुल साफ तौर पर जब जब कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस विरोधाभास को वो साबित करती हुई नजर आई, जहां एक और वो कह रही है कि महिला उन्मुखी विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है सरकार की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिल पास कराने की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए ज्योति। और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की, जहां घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा बालाघाट आज एक नई कहानी लिखने जा रहा है। एमपी पुलिस की हॉक फोर्स के जवानों ने पहले तो जंगलों से नक्सलियों को खदेड़ा, अब वही जवान नक्सल प्रभावित गांव के स्कूलों की तस्वीर बदल रहे हैं। जी आपने ठीक सुना, बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र और विद्यांजलि पहल की शुरुआत की है। इस विद्यांजलि कार्यक्रम ने इलाके में अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प किया। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आप देखिए।
स्कूलों की मरम्मत कर रहे ये लोग कोई मजदूर नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस और उसकी हॉक फोर्स के जवान हैं। जिन जवानों ने पहले जंगल से नक्सलियों को खदेड़ा, आज वही जवान इस इलाके की पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। इससे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी नक्सली शिक्षा के प्रचार प्रसार का रोड़ा अटकाते थे। स्कूलों की व्यवस्था जर्जर थी और बच्चों की संख्या न के बराबर थी। नक्सल मुक्त होने के बाद स्कूलों की काया पलट की जिम्मेदारी ली बालाघाट पुलिस ने। पुलिस ने विद्यांचल कार्यक्रम के तहत अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। इस पहल में समाज के लोगों का भी सहयोग लिया गया। इलाके के लोगों और कई पुलिस अफसरों ने स्कूलों को गोद लिया और कई दिन तक श्रमदान किया। बालाघाट पुलिस ने विद्यांजलि इनिशिएटिव एक चलाया था, जिसमें हमारे जवानों ने श्रमदान करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीबन 280 ऐसे स्कूल थे जिनको लोगों की मदद से गोद दिलवाकर उनका जीर्णोद्धार किया है। आज वो पूरे स्कूल्स बन के बड़े अच्छे दिशा में हैं और मुझे लगता है कि जब गांव के हर बच्चे या बच्चियां उन स्कूल्स में जाके पढ़ेंगे, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, तो कभी भी इस प्रकार की विचारधारा जो है वो भविष्य में कभी अपने पैर इन क्षेत्रों में नहीं पसार सकेगी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि इन स्कूलों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। आदिवासी क्षेत्र के कई बच्चे स्कूल से बहुत दूर थे, लेकिन अब बच्चे उत्साह से स्कूल आते हैं। स्कूल में वो सभी सुविधाएं उनको मिल रही हैं जिनकी उनको बरसों से दरकार थी और जिन पर उनका हक था। ये स्कूल पहले जर्जर अवस्था में था और यहाँ इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गड्ढा भी था। पहले पूरे स्कूल में कहना चाहिए बहुत ही गंदगी थी पहले, उसको भी साफ़ करे इन लोगों ने और काफ़ी गड्ढा होने की वजह से 10-20 ट्राली कम से कम इन लोगों ने मुरुम डलवाए। पूरी जो दीवारें हैं उनको पुट्टी करे, फैन लगाए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्कूल को बनाया गया। तो इसमें गांव वालों ने भी सहयोग करे और अब बच्चे भी खुश हैं, आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम चला जो हमारे सामाजिक लोगों के जन सहयोग से, जो भी पुलिस विभाग के द्वारा, उसके सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदली। जो नक्सल प्रभावित गांव थे, उस गांव हर ग्रामों में आज स्कूलों की तस्वीर बदली है और वहां के बच्चे और पालक आज स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाहते। विद्यांचल का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चे बेहतर भविष्य का सपना देख सकें। 26 जनवरी 2026 से पहले ही 100 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका था और अब 150 से अधिक स्कूलों को बदलने का काम जारी है। ये वो इलाका है जहां नक्सली गतिविधियां आए दिन देखने को मिला करती थीं। कई बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दिया करते थे नक्सली यहाँ पर। स्कूल तो छोड़िए, सड़क तक यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जनता के लिए, जनता के सहयोग से इस तरीके के मॉडल ये बताते हैं कि यहाँ के लोग चाहते थे कि ये विकास बहुत साल पहले पहुँचे, लेकिन नक्सली गतिविधियों के चलते वो विकास यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। कैमरामैन चंद्रमोहन और मेरे सहयोगी सारंग के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, बालाघाट। तो शिक्षा की अलख जगाती हुई विद्यांजलि जैसी इस पहल ने बालाघाट की तस्वीर को बदल कर रख दिया। यहाँ पर शिक्षा के लिहाज से आप देख पा रहे हैं किस तरह से अब ये जो पूरा इलाका है वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आदित्य श्रीवास्तव का रुख करते हैं जो इस वक्त बालाघाट से मौजूद है। आदित्य, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, ये वही बालाघाट है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये नक्सल प्रभावित था, लेकिन विद्यांजलि जैसी पहल ने इसकी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल आंचल, जहां कभी जंगलों में गोलियों की आवाज हुआ करती थी, खौफ हुआ करता था, वहां के स्कूलों में बच्चे नहीं जाया करते थे, जर्जर हुआ करते थे, विकास नहीं पहुंचता था या यूं कहें कि पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, वहां पर आज एक नई तस्वीर है। वो स्कूल एक विकसित शहरों के जैसे स्कूलों की तरह बन चुके हैं और बच्चों की चहचहाहट जो है वो स्कूलों में दिखाई दे रही है। और ये कैसे हुआ? ये शासन प्रशासन की वजह से अकेले नहीं हुआ है,
यहाँ पर समाज भी आगे आया, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि वहाँ का भविष्य सुधरे, बच्चे स्कूल मिले, बच्चों को अच्छे स्कूल हो। लिहाजा पुलिस कभी जंगलों में हॉक फोर्स, कभी जंगलों में नक्सलियों से को खदेड़ा करती थी, वो अब इन स्कूलों पर काम कर रही है। समाज के लोग स्कूलों को गोद ले रहे हैं, और केवल गोद लेके मरम्मत करने तक सीमित नहीं है कि उसको रंगाई पुताई कर दी, मरम्मत कर दी, वो खुद श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान करने के साथ साथ पूरे इलाके में लोग शिक्षा का महत्व समझें, जाने, लोग आदिवासी समाज के लोग जाने, बच्चे उस बात को समझें, ये एक बहुत बड़ा फोकस है इस पूरे आयोजन का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे इलाके में कई सालों हो गई, कई पीढ़ियां निकल गई, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। कई आदिवासी समाज के बच्चे इस डर और खौफ और माहौल की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, आज वो शिक्षा से जुड़ रहे हैं, स्कूल से जुड़ रहे हैं। ये एक नया बदलाव है जो मोदी सरकार प्रतिबद्धता के साथ नक्सल मुक्त भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। नक्सल मुक्त भारत की किन अलग अलग कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अब, उनमें से एक विद्यांजलि भी है। और ये हॉक फोर्स के जो जवान हैं जिन्होंने कुदाल और फावड़ा उठाया, आखिरकार ये फोर्स किस तरह से काम करती है, अगर हम समझना चाहें तो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये हॉक फोर्स को दरअसल मध्य प्रदेश में नक्सलियों से निपटने के लिए ही तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस के ही कुछ जवान होते हैं जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इस हॉक फोर्स में रखा जाता है, और वो इन जंगलों में नक्सलियों से, जो गुरिल्ला वॉर कहें या इस तरीके की जो टैक्टिक्स होते हैं जो नक्सली जंगल में हुआ करते हैं, उनसे लड़ने की तकनीकों को जानते हैं, समझते हैं, और उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो पाया। उन्होंने देखा है इस आदिवासी इलाके में, लोगों की सोच को देखा है, लोगों की पीड़ाओं को देखा है, लोगों की तकलीफों को समझा, और आज वही जवान जो हॉक फोर्स के जवान हैं, वो वहां के आसपास के स्कूलों में जब कभी जाया करते थे, जो तस्वीर हुआ करती थी, खाली स्कूल पड़े होते थे, उन्होंने ही इस बात को इनिशिएट किया। और कई बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, समाज के लोग, जिन्होंने स्कूलों को गोद लिया है, और वो गोद लेने के बाद पूरा 3-3 दिन, 4-4 दिन तक हमने देखा तस्वीरों में, और हमने खुद महसूस किया वहां जाके कि लोगों ने खुद श्रमदान कर रहे हैं, वहीं रात रुक रहे हैं। नक्सली इलाका जहां कभी शाम के बाद लोग जाया नहीं करते थे, वहां लोग खुलेआम देखा जाए तो वहां पे रात गुजारे, और लोगों ने वहां पर अपना सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार के साथ जवानों ने, पुलिस के लोगों ने, समाज के लोगों ने श्रमदान भी किया। बिल्कुल, तो बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह से शिक्षा के पंख उन्हें मिल रहे हैं, उनकी उड़ान यकीनन बहुत ज्यादा ऊंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि रंगीलो राजस्थान में क्या कुछ खास हो रहा है। आप जुड़ रहिए वंदे भारत के साथ। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच NDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद भी का स्वागत। आइए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो बात समुद्री इलाकों में पाए जाने वाले झींगा की, जहां ये झींगा मछली जो है वो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अब किसानों की जिंदगी बदल रही है। जो रेतीले खेत कभी गर्म हवाओं यानी लू के थपेड़ों में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा देते थे, बेकार कही जाने वाली जमीनें अब यहाँ के बाशिंदों के लिए वरदान बन गई। वैसे राजस्थान के चुरू जिले में अब सैकड़ों किसान झींगा से करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। चुरू के झींगे की दुनिया की अन्य देशों में भी मांग बढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तपती धूप, बंजर जमीन और खारा पानी, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की यही तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन चुरू की रेतीली धारों वाली जमीन झींगा मछली को खूब रास आ रही है। इस कहानी की शुरुआत हुई कोविड काल में। राकेश बुढ़ानिया कोविड महामारी के दौरान शहर से गांव लौट आए। उन्होंने बंजर धरती पर झींगा पालन का सपना देखा। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले और फिर उड़ान। आधे हेक्टेयर से शुरुआत अब 2 हेक्टेयर पौंड में बदल गई।
यहाँ पर साल में 2 बार यूएस की वैरायटी की झींगा का उत्पादन किया जाता है। पारंपरिक खेती से बंजर जमीन के हिस्सों में झींगा पालन के जरिए राकेश बुढ़ानिया को अब लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। खारे पानी के लिए सबसे बेस्ट है और चूरू के अंदर इस टाइम झींगा फार्मिंग बहुत प्रोग्रेस पे है। सब लोग बढ़िया फार्मिंग कर रहे हैं, खूब लोग कर भी रहे हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, उससे भी लोग जुड़ के खूब जुड़ रहे हैं अभी और लगातार फार्मर बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकेले राकेश ही नहीं, मौजूदा समय में चूरू में 500 यूनिट से ज्यादा झींगा की खेती की जा रही है। उनके जैसे सैकड़ों किसान अब इस काम को अपनाने लगे हैं। असल में इन रेगिस्तानी इलाकों में जो ग्राउंड वाटर उपलब्ध था वो खारा पानी था और पीने के पानी के लिए उसका इस्तेमाल कठिन था। राज्य सरकार भी किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जुड़ने के बाद नए तालाबों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजस्थान के बजट में भी चूरू के झींगा पालन के लिए राज्य सरकार ने बिजली में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला किसानों को भी खास तौर पर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ पे भी खारा लवणीय पानी जिसको कहते हैं वो है, वहाँ पे झींगा पालन हमारे चालू हुआ है। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक उस प्रकार की यूनिट्स जो हैं वो लगी हैं। और अब जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में जो एक अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ था, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर जो एंगल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली जो बजट आया उसमें भी जो बिजली की रेट जो इन झींगा पालन को देनी पड़ती है उसको लेके एक रैशनलाइज करने को लेके भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। हमारे चूरू में जो ग्राउंड वाटर खारा पानी है वो इसके लिए बहुत सूटेबल है और पिछले कोई 8 से 7-8 सालों में झींगा उत्पादन यहाँ पे एकदम से बढ़ गया है और विभाग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है। झींगा उत्पादन के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए और रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। तो झींगा उत्पादन के माध्यम से हम जो यहाँ पे अभिशाप था खारा पानी जो खेती नहीं हो पाती थी उसको हम वरदान की तरह यूज करके झींगा उत्पादन कर रहे हैं। चूरू का झींगा अब दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है। झींगा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और कई देशों में इसकी भारी मांग है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए महेश दादीच इस वक्त चूरू राजस्थान से जुड़े हैं। महेश, किस तरह से खारे पानी की जब हम बात करते हैं तो ये खारा पानी बंजर जमीन कमाई का जरिया बन गई राजस्थान के किसानों के लिए। तो रेगिस्तान में झींगा पालन की अगर बात की तो चूरू में सैकड़ों किसान इससे मुनाफा कमा रहे हैं और ये अहम जरिया बन रही है कमाई का। महेश, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आंचल, और जानकारी देना चाहूंगा झींगा मछली की जो आपने रिपोर्ट दिखाई है इसी के संबंध में कि देखिए राजस्थान में चूरू का जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि तारागढ़ और राजगढ़ तारानगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि आमतौर पर यह समस्या होती थी कि रेतीले धोरे हैं और खारा पानी है जिससे यहाँ पर ना पेड़ लग पाते हैं ना फसलों का उत्पादन हो पाता है। जब यहाँ के किसानों ने इस समस्या से परेशान होकर के कुछ और विकल्प ढूंढने चाहे तो उन्हें एक ऐसा प्रयोग उनके लिए सफल हुआ जो झींगा मछली के रूप में उन्हें वरदान मिल गया। अब यहाँ के जो किसान हैं वो अपने खेतों में पोंड बना करके झींगा मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर एक बार जो पोंड बनता है उसमें 40 से 50 लाख की जो है लागत आती है, लेकिन एक बार की जो झींगा मछली का उत्पादन होता है उससे ही 5 से 10 लाख तक की बिक्री हो जाती है, यानी 3 से 5 लाख तक का मुनाफा भी। अब ये देखिए कि एक वर्ष के अंदर 2 बार तक जो है झींगा की फसल ली जाती है। झींगा मछली का जो उत्पादन है उसको करने के लिए आंध्र प्रदेश से जो सीड है वो यहाँ पर मंगाया जाता है, उसे पालन किया जाता है, एरेटर्स लगाए जाते हैं जो कि उसके ऑक्सीजन को बराबर रख सके। और साथ ही में यहाँ पे कई प्रयोगशालाएं भी जो है सरकार की तरफ से खोली गई है जिसमें कि यहाँ की मिट्टी पानी की बारीकी से जांच हो सके और किसानों को सही मदद, समय पर मदद जो है वो मिल सके। इस लिहाज से राज्य सरकार भी यहाँ मदद कर रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना एक ऐसी है जिसके
साथ ही किसानों को सब्सिडी देने का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। तो अब कई किसान यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पहले ये संख्या किसानों की जो है वो बहुत गिनी चुनी होती थी। आज 500 से ज्यादा यूनिट इस क्षेत्र पे पर्टिकुलर लग चुकी है और अभी भी कई किसान जो है वो इस पे सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया कि उन्हें सस्ती बिजली के जो प्रावधान है वो किए जाए, क्योंकि एडिटर्स को यहाँ पर लगातार चलना पड़ता है और इसकी वजह से एक बिजली का बड़ा खर्च रहता है। तो इस पर कृषि क्षेत्र से जुड़ा जो ये एक सब्सिडरी हम कह सकते हैं सेक्टर, जिसे मत्स्य पालन बोलते हैं, जो ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है जब हम देश की आर्थिक धुरी को और मजबूत करने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नई खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।